नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले चरण का जो पिक्चर है, वो एकदम क्लियर हो चुका है सभी विधानसभा सीटों पर। और उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव आगे बढ़ता है और फिर पूर्वांचल की तरफ तक ये चुनाव जाता है। इस चुनाव में सबसे खास बात ये है कि देहरादून से यानी कि इधर ये जो उत्तराखंड की बेल्ट, जहां से उत्तराखंड खत्म होता है और वहां से लेकर दिल्ली तक पूरी बेल्ट में एक साथ मतदान होता है। इसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली, बागपत, मेरठ और उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, ये सब जिले आ जाते हैं। इस बार सहारनपुर और बिजनौर जो हैं वो दूसरे चरण के मतदान में चले गए हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान में एनसीआर में आने वाला गाजियाबाद जिला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जैसा मैं जानता हूं, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद जो सीट है वो गाजियाबाद जिले का ही हिस्सा है। गाजियाबाद जिले के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथी दीपक सिरोही गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से गाजियाबाद की पॉलिटिक्स को, राजनीति को अपने करीबी से दीपक ने देखा है। दीपक, आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और दीपक, पहले तो मुझे ये बताइए, आपके गाजियाबाद में इस समय जो आपकी विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें हैं, उनकी पिक्चर क्या है? वहां पर किस किस पार्टी से कौन कौन मैदान में है और पिछली बार यहाँ क्या सिनेरियो था? देखिए, हरसी गाजियाबाद में 5 सीटें हैं। लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद और साहिबाबाद। पांचों ही सीट पे बीजेपी का कब्जा है। 5 विधायक बीजेपी के हैं। और साहिबाबाद जो है प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। साहिबाबाद में 10 लाख वोटर हैं करीब करीब। और तो ये वोटर के हिसाब से सबसे बड़ी है या क्षेत्रफल वैसे भी हिसाब से भी बड़ी है? नहीं, वोटर के हिसाब से 10 लाख वोटर है यहाँ पे। अच्छा जी। और साहिबाबाद सीट पे पूर्वांचल के जो लोग हैं वो काफी हैं। हाँ। करीब 3.5-4 लाख की वोटर हैं उनके वहां के पूर्वांचल के। अच्छा, पूर्वांचल में क्या बिहार वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं? बिहार के लोग भी बहुत जो अपने पूर्वी यूपी के लोग हैं। अच्छा, पूर्वी यूपी के लोग हैं। अच्छा, पूर्वी यूपी के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे खोड़ा नगर पालिका है, वो सबसे बड़ी नगर पालिका है। उसमें अच्छा। जो है करीब 3.5-4 लाख आबादी है वहां पे। अच्छा जी। तो क्या वहां पे जो वर्तमान में जो विधायक, जैसे आपने बताया कि 5 बीजेपी के पास थी पिछली बार ये सीटें, तो क्या 5 विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं यहाँ पे? 5 विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं। और इसमें सुनील शर्मा साहिबाबाद से हैं, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर हैं, मोदीनगर से डॉक्टर मंजू सिवाच हैं, गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, और मुरादनगर सीट से अजीतपाल त्यागी हैं। और बाकी दलों के प्रत्याशी कौन कौन है यहाँ पे? हाँ, उसमें जो है मोदीनगर से गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुदेश शर्मा, जो पूर्व विधायक रहे हैं 2012 में। अच्छा। और लोनी से हैं मदन भैया, पूर्व विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। लोनी इससे पहले खेकड़ा की सीट हुआ करती थी। और बड़ा बाहुबली है मदन भैया, तो बड़े फेमस हैं। जी, वो तो काफी फेमस है, उन पर काफी मुकदमे भी दर्ज थे। लेकिन मदन भैया अभी जेल में हैं या बाहर हैं? नहीं, बाहर हैं। उसमें जो है अभी उन पर सिर्फ 2 मुकदमे रह गए हैं। पहले एक समय में उन्हें 32 मुकदमे हुआ करते थे, लेकिन 30 मुकदमे में बरी हो चुके हैं। मतलब आरोप सिद्ध नहीं हो पाए उन पे। अच्छा, आगे? अब जो है मोदीनगर से मंजू सिवाच है और उनके प्रतिद्वंदी हैं पूर्व विधायक सुदेश शर्मा। ये आरएलडी के पुराने नेता हैं, अजीत सिंह के समय के। ये अजीत सिंह के समय के हैं। और मुरादनगर सीट से इस बार जो है सपा का चेहरा है, लेकिन चिन्ह जो है रालोद का है, पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी। ये 3 बार विधायक रह चुके हैं गाजियाबाद शहर से, लेकिन इस बार इन्हें मौका दिया गया है मुरादनगर सीट से। इस मुरादनगर सीट से इन्हें इसलिए भेजा गया है क्योंकि हमेशा रालोद और सपा वहां से हारते हुए आए हैं। कारण ये था कि रालोद मुरादनगर जो सीट है इसमें काफी जो हिस्सा है वो शहरी क्षेत्र का है, जैसे गोविंदपुरम, राजनगर, कविनगर, आरडीसी, शास्त्र नगर, ये शहरी क्षेत्र है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, जो रईसपुर गांव है, रईसपुर गांव के रहने वाले हैं और शहर में इनका मकान है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, ये पंडित हैं, तो इस सीट पर पंडित भी लगभग 32,000 वोटर हैं। और सपा का ये प्रयास रहा होगा या उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हम शहरी क्षेत्र से लड़ाएंगे और ब्राह्मण वोट हमें मिल जाएंगी शहर से, जो हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्राह्मण वोट
शहरी क्षेत्र की, वो बीजेपी पे जाती थी। हाँ तो हाँ, इस हिसाब से इन्होंने ये सुरेंद्र कुमार मुन्नी पे दाव खेला है गठबंधन ने। अच्छा। बाकी मुरादनगर में जो देहात का क्षेत्र है उसमें जाट लगभग 80,000 हैं और मुस्लिम 72,000 हैं। तो ये समीकरण बैठाया है। नहीं, मुझे अधिक मुझे इसमें दीपक हम सीट बाय सीट चलते हैं। जी जी जैसे साहिबाबाद की जो सबसे बड़ी सीट है, आपने जो बताया था, तो पहले शुरुआत उसी से करते हैं कि जो साहिबाबाद की सबसे बड़ी सीट है, उसी से शुरुआत करें। उसके सारे प्रत्याशियों के आप मुझे नाम बताएं और उसी के जातीय समीकरण पर हम चर्चा करते हैं पहले। जैसे आपने बताया कि सुनील शर्मा इस समय वहां से विधायक हैं, और जहां तक मैं जानता हूं पिछली बार रिकॉर्ड मतों से सुनील शर्मा जीते थे यहाँ पे। जीते थे जी। इस तो बार यहाँ पे बाकी बाकी सभी कैंडिडेट कौन कौन हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा ये बताइए साहिबाबाद से। साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा गठबंधन प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक रहे हैं 2012 में, और 2017 के चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे, हार गए थे। अच्छा। कांग्रेस से है संगीता त्यागी। संगीता त्यागी जो है, राजीव त्यागी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे हैं, उनकी निधन हो गया था। उनकी पत्नी है संगीता त्यागी। बसपा से है अजित कुमार पाल, हाँ। और आप से है छवि यादव। तो ये प्रत्याशी हैं वहां पे साहिबाबाद सीट पे। हाँ। अब चूंकि सुनील शर्मा की छवि है वो साफ है, बहुत अच्छी छवि है, लेकिन वो पूरे 5 साल निष्क्रिय रहे, जनता के बीच नहीं पहुंचे। एक तो अच्छा। उनका ये उनके बारे में चर्चा है। दूसरा यहाँ पे उनका काफी विरोध है, इस सीट पे विरोध है, क्योंकि पूर्वांचल समाज के लोग चाहते थे कि उनके प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा जाए, उनके नेता को यहाँ पे उतारा जाए, लेकिन लेकिन उनका टिकट किसी का नहीं हुआ है, तो उसका विरोध भी चल रहा है यहाँ पे। एक तो ये। दूसरा, साहिबाबाद ट्रांसजेंडर क्षेत्र में है, काफी हिस्सा ट्रांसजेंडर क्षेत्र जिसे टीएचए बोलते हैं हम साहिबाबाद क्षेत्र में। तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। अच्छा। हाँ, पेयजल संकट है, वहाँ पानी ही नहीं है। तो इस पूरे 5 साल में सुनील शर्मा ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि मैं पानी दिया जाए। गंगा जल की आपूर्ति होनी थी वहाँ पे, लेकिन तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो पानी की वो चीजें सुधार सकता था, और वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। गंगा जल प्रोजेक्ट था, गंगा नहर से पानी आना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट काम शुरू नहीं हो पाया। उस पे उसकी डीपीआर शासन को भेजी थी, लेकिन वो मंजूर नहीं हो पाई थी। इस वजह से वहाँ पानी का संकट है। पानी का मुद्दा हमेशा चुनाव में रहता है। अच्छा। अमरपाल शर्मा जो कि पिछले वहां पे खोड़ा नगर पालिका है, साहिबाबाद क्षेत्र में आती है वो, उसमें रीना भाटी चेयरमैन है। रीना भाटी के पति का मर्डर हो गया था, और उसमें आरोपी जो है अमरपाल शर्मा है, जो अभी रालोद और सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो उन पे एक मुकदमा दर्ज है। हालांकि रीना के हस्बैंड भी हिस्ट्री सीटर थे, लेकिन वो बाद में उनकी पत्नी आई, वो जीत गई। तो ये एक फैक्टर भी काम करेगा। अमरपाल शर्मा पूरे 5 साल एक्टिव रहे, इससे पहले कांग्रेस में चले गए थे, अब सपा में आए हैं। तो इनका ये है। अब संगीता त्यागी है कांग्रेस की। संगीता त्यागी कांग्रेस की है, राजीव त्यागी जी के नाम पे इन्हें वोट मिल रहा है, लेकिन ये नया चेहरा है। सहानुभूति की वो जो वोट होती है, सहानुभूति। और बसपा के अजित कुमार पाल है, नया चेहरा है, नया नाम है। आपने प्रत्याशी उतारा है 5 सीट पे गाजियाबाद की। छवि यादव है, नया चेहरा है। तो इस हिसाब से 3 लोग जो है नए चेहरे के साथ हैं, 2 पुराने चेहरे हैं। उन दोनों में ही कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कास्ट इक्वेशन कैसे बैठता है यहाँ पे साहिबाबाद का? साहिबाबाद जो है गढ़ रहा है बीजेपी का, और लगातार ये इस बार प्रत्याशी, मैं देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर ब्राह्मण करीब 1 लाख वोट है यहाँ पे। ब्राह्मण हाँ 1 सवा लाख वोटर है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा वजूद जो है वो पूर्वांचलों के वोटर का है, उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा अच्छा। कोई हार जीत उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। एक तरफा यदि वोट पड़ता है किसी प्रत्याशी पूर्वांचल के लोगों का, तो वो जीत जाएगा, सीट निकाल लेगा। अच्छा, मुस्लिम वोट भी 1.5 लाख के करीब है यहाँ। तो मुस्लिम वोट तो इस बार जैसे कि सभी जगह है कि गठबंधन के साथ जा रहे हैं। जी गठबंधन का उनका जो है चर्चा चल रही है। तो गाजियाबाद सीट के बारे में बताएं, जहां से अतुल गर्ग विधायक हैं बीजेपी के। अतुल गर्ग विधायक हैं और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अभी तक भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हैं, जो लग रहा है कि भी काफी रोचक मुकाबला रहेगा। अतुल गर्ग के सामने आए थे सुरेश बंसल बसपा से। वो पूर्व विधायक रह चुके हैं गाजियाबाद सीट से 2012 में। 17 में उन्होंने हराया, अतुल गर्ग ने उन्हें हराया। इस बार भी बसपा ने उनका टिकट किया, क्योंकि टिकट के बाद उन्हें कोरोना हो गया, वो एडमिट हो गए। इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अच्छा। हाँ, गाजियाबाद सीट पे सभी चेहरे नए हैं, भाजपा को छोड़ के। कांग्रेस के हैं सुशांत गोयल के हम बारे में बताएंगे। ये पूर्व सांसद रहे हैं, सुरेंद्र कुमार गोयल।
उनके बेटे हैं। हम्म, सुरेंद्र कुमार गोयल की एक अपनी छवि थी, हर जाति में, हर बिरादरी में उनके व्यक्तिगत संबंध थे, और इस वजह से वो गाजियाबाद सीट पे एक बार सांसद रह चुके हैं। हम्म, कोरोना की दूसरी लहर में उनकी मौत हो गई है, तो हम्म, कांग्रेस ने सुशांत गोयल को टिकट दिया है, उनके बेटे को। सुशांत भी नए चेहरा है। हम्म, अब बात करेंगे हम सपा की। सपा से है विशाल वर्मा। हम्म, ये हरिजन है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा में थे इससे पहले, बसपा के कोऑर्डिनेटर, वेस्ट यूपी के प्रभारी रहे हैं, और भाईचारा कमेटी के उत्तराखंड के भी कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो अभी 6 महीने पहले ये बसपा छोड़ के सपा में आए थे। ये पेशे से अधिवक्ता हैं, और इनके जो रिश्तेदार हैं वो हसनापुर के विधायक योगेश वर्मा हैं। बताया जा रहा है योगेश वर्मा ने इनका टिकट कराया है यहाँ पे, लेकिन ये नया चेहरा है। बसपा से आए के शुक्ला बागी है। इससे पहले वो भाजपा में थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। के शुक्ला को बसपा ने टिकट दिया है। अब के शुक्ला क्योंकि पूर्वांचल के रहने वाले हैं, और विजयनगर क्षेत्र जो गाजियाबाद सीट में आता है, वहाँ पूर्वांचल के काफी लोग रहते हैं, इनकी उनमें अच्छी पकड़ है। तो घर को थोड़ा वहां नुकसान हो सकता है इनकी वजह से। आपने निमित यादव को उतारा है। निमित यादव नया चेहरा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने का। जी, कास्ट इक्वेशन कैसी है गाजियाबाद में? गाजियाबाद में ब्राह्मण प्लस वैश्य समाज के काफी लोग हैं। ये फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एससी वोट भी 1 लाख से अधिक है यहाँ पे। तो एससी वोट 1 लाख से अधिक है, लेकिन उसमें कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो बसपा में जाएंगे, कुछ सपा में जाएंगे, क्योंकि सपा के जो प्रत्याशी हैं वो हरिजन है, तो वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे इनके इस वोट में। ये मैं बिल्कुल रेयर देख रहा हूँ कि नॉन रिजर्व सीट पर किसी रिजर्व उस कैंडिडेट को, एससी कैंडिडेट को टिकट कहीं मिलता हो। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा है ना। ये मुझे लगता है ये इसी वजह से हुआ है कि यहाँ पे जो एससी वोट हैं 1 लाख से अधिक है। 1 लाख से वोट अधिक है। इसका एक वजह ये भी है क्योंकि इसमें चंद्रशेखर के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, सपा की, भीम आर्मी वाले से। तो उन्होंने क्या किया, सपा अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि हम आपको गाजियाबाद सीट दे देंगे। ये बात मीडिया तक आ गई। अब ये मजबूरी रही सपा की, क्योंकि वो बात पहले से तय थी कि भाई भीम आर्मी के प्रत्याशी को हम वोट देंगे, हरिजन चेहरे को उतारेंगे। अब ये मजबूरी में टिकट दिया गया है, क्योंकि ताकि हरिजन वोटर जो है और सीटों पे नाराज ना हो जाएं। जी, मोदी नगर सीट के बारे में बताएं, जहां से मंजू सिवाच इस समय बीजेपी की विधायक हैं। मंजू सिवाच बीजेपी की वर्तमान विधायक हैं, और 2017 में उन्होंने सुदेश शर्मा को हराया था। वो विधायक थे उस समय रालोद से। सुदेश शर्मा तो शायद तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। सुदेश शर्मा तीसरी बार लड़ रहे हैं। वो उससे पहले विधायक रह भी चुके हैं एक बार, 2012 में विधायक रह चुके हैं। लोनी नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अच्छा, सुदेश शर्मा की और मोदी नगर से। इस बार बाकी प्रत्याशी, हाँ, इस बार जो कांग्रेस से है वो यामीन मलिक है। नहीं, सॉरी, माफी के साथ कहूंगा, इस बार मोदी नगर से कांग्रेस के नीरजा कुमारी हैं। अच्छा, रालोद ये क्या है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनका क्या है? प्रजापति समाज से बिलोंग है, और नया चेहरा है, कोई खास वो नहीं है। बसपा से डॉक्टर पूनम गर्ग है, इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी, और आप से हरिंदर शर्मा है। 3 महिला प्रत्याशी हैं यहाँ पे। जी, 3 महिला प्रत्याशी हैं। तो इसमें तो यहाँ पे जो है कास्ट समीकरण क्या है? मैं देख रहा हूँ कि जाट और मुस्लिम लगभग 50-50 हजार के करीब हैं जो मेन वोटर है यहाँ पे। इसमें समीकरण ये बैठाया गया है, सुदेश शर्मा क्योंकि शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोदी नगर के, और वहां पे काफी संख्या में ब्राह्मण है। इससे पहले भी इनके ब्राह्मणों ने वोट दिया है 2012 के चुनाव में। देहात में जाट प्लस मुस्लिम, क्योंकि यह मोदी नगर सीट गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन बागपत लोकसभा में आती है। हाँ, बागपत लोकसभा में आती है। और इस पर चौधरी चरण सिंह से लेके अजीत सिंह, जैन चौधरी का अच्छा प्रभाव रहा है यहाँ पे। तो ये सोच के ही जैन चौधरी ने टिकट दिया है। इस टिकट के पीछे की मैं कहानी बताता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ, सुदेश शर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन जैन चौधरी जो है इनसे नाराज थे। कारण ये था कि इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में मोदी नगर शहर से जैन चौधरी हार गए थे, देहात से जीत गए थे। तो जैन चौधरी इस वजह से खफा भी रहे कि भाई जब मेरे चुनाव में आप मुझे शहर क्षेत्र से वोट नहीं दिला सके, तो हम आपको टिकट क्यों दें। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, कुछ गलतियां रही होंगी हमसे भी, लेकिन आप मुझे मौका दो और मैं अच्छे से चुनाव लड़ूंगा। तो इसका ये मैसेज पहुंच गया है, नाराजगी दूर हो गई है। जैन चौधरी ने उनको टिकट फाइनल कर दिया था काफी समय पहले ही। और सबसे खास बात यह है कि सुदेश शर्मा की ब्राह्मण वोटरों में अच्छी पैठ है।
पंडित होने की वजह से। देहात में हाँ। उनको जाट और मुस्लिम आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो जाटों के बड़े गांव हैं वो आरएलडी के साथ जुड़े हुए हैं। वो बागपत की वजह से भी एक इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट होता है। वैसे दूसरा दूसरा मंजू सिवाज का थोड़ा विरोध भी है, क्योंकि यहाँ पे एक शुगर मिल है, मोदी शुगर मिल, हाँ। और मोदी नगर में देहात का ज्यादा बड़ा दायरा है। ज्यादातर किसान गन्ना गन्ना मतलब करते हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। 300 करोड़ रुपए आज की तारीख में बकाया है मोदी शुगर मिल पे। 58 करोड़ रुपए ब्याज का है, जो कई साल से लगातार आ रहा है, वो दिया नहीं जा रहा है। तो ये बड़ी नाराजगी किसानों में है मंजू सिवाच के खिलाफ। दूसरा, मंजू सिवाच लोगों को ये आश्वासन नहीं दे पाई कि भाई हम तुम्हारे लिए किस तरह से गन्ना का भुगतान करा पाएंगे। ये एक फैक्टर। दूसरा ये है कि यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे निकला है, उसमें कुछ किसानों की जमीन मोदी नगर से गई है। मोदी नगर किसान, मुरादनगर किसान ये चाह रहे हैं कि हमें एक समान मुआवजा दिया जाए। इसमें हुआ क्या है, जो एनएचआई ने कुछ गाँव में अलग मुआवजा दे दिया है, कुछ गाँव में अलग मुआवजा दिया है, तो रेट अलग अलग है। अलग अलग रेट है। तो इनका कहना यह है कि भाई सभी को इक्वल मुआवजा दिया जाए। 19 गांव के लोग प्रभावित हैं, तो मंजू सिवाच उन्हें भी समझाने में विफल रही हैं। दूसरा, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मोदी नगर में नहीं आया है जो आना चाहिए था, इसलिए उनका थोड़ा विरोध भी है। दूसरा मंजू सिवाच की जो वोट कटेंगी वो इस कटेंगी क्योंकि बसपा ने दिया है वहां पे पूनम गर्ग को बसपा ने पूनम गर्ग को दिया है, तो कुछ वैसे वोटों में सहन लगाएंगी जो पहले बीजेपी का। इसके अलावा एक वो प्रजापति कैंडिडेट भी आपने बताया, वो भी बीजेपी के वोट काटेंगे, तो बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा जी। अच्छा, लोनी के बारे में बताइए, लोनी सीट के बारे में। वहां से नंद किशोर गुर्जर विधायक है वर्तमान में बीजेपी के। गाजियाबाद की इस समय 500 सीट में जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो लोनी सीट बन गई है। उसका कारण यह है कि मदन भैया को टिकट दिया है रालोद ने, और नंद किशोर गुर्जर वर्तमान में विधायक हैं भाजपा से। तो नंद किशोर गुर्जर का 5 साल का जो कार्यकाल है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन वो हॉट सीट क्यों है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नंद किशोर गुर्जर ने जब उनके नाम की घोषणा हुई तो उनका बयान आया, ना अली ना बाहुबली, यहाँ पर सिर्फ बजरंगबली। तो ये बयान काफी मतलब चर्चाओं में रहा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया इस बयान को लेके। तो इसके पीछे मकसद ये था नंद किशोर गुर्जर का कि वहां पे वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ा जाए। एक तो ये वजह रही हॉट सीट होने की। दूसरा कारण ये है, मोदी नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो रंजीता धामा है। रंजीता धामा के पति हैं मनोज धामा। मोदी नगर या लोनी? नहीं, लोनी। हाँ, लोनी नगर पालिका। अच्छा, हाँ, लोनी नगर पालिका। लोनी नगर पालिका के चेयरमैन रंजीता धामा है, वो जाट हैं। उनके हस्बैंड है मनोज धामा। मनोज धामा और नंदकिशोर गुर्जर में 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो क्या बीजेपी से बिलोंग करते हैं धामा? धामा बीजेपी से हैं। अब उन्होंने पार्टी से, बताता हूं, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। हाँ। मनोज धामा और नंदकिशोर गुर्जर में 36 का आंकड़ा है। दोनों पसंद नहीं करते हैं। पूरे 5 साल उनमें आपस में खींचतान बनी रही। इसी बीच एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि जी मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, और वो मनोज धामा ने किया है। उस शिकायत पे मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वो महिला चली गई कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर के कहने पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब इस तरह के आरोप हैं नंदकिशोर गुर्जर पे। तो इस वजह से उन दोनों में खींचतान थी। अभी वो जेल में है मनोज धामा। रंजीता धामा ने अभी 4 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में आ गई हैं। तो करीब इस सीट पे 20,000 वोटर हैं जो जाट हैं। उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है नंदकिशोर गुर्जर को। दूसरा सबसे, तो उसकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। रंजीता धामा को क्यों देंगे जाट तो ऑब्वियसली जो है वो मदन भैया की तरफ जाएंगे, आरएलडी कैंडिडेट की तरफ जाएंगे। नहीं, आज की तारीख में कुछ परसेंट जाट रंजीता धामा के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ मदन भैया के साथ लगा हुआ है, क्योंकि जाट इस सीट पे ज्यादा नहीं है। 15 से 20,000 की संख्या में जाट वोटर है यहाँ पे। अच्छा जी। दूसरा, और बाकी कैंडिडेट जो है बाकी पार्टियों के, वो आप इसमें बता दें। जी बताता हूँ। दूसरा, यहाँ मुस्लिम वोटर काफी ज्यादा हैं। इस सीट पर लगभग 5 लाख वोटर हैं टोटल, जिसमें से करीब 3 लाख वोटर मुस्लिम हैं। अब इसमें जो मुस्लिम वोटर जो आरएलडी पे जाएगा या सपा गठबंधन पे जाएगा, उसका एक वजह यह है कि पूरे 5 साल नंदकिशोर गुर्जर ने वहां ऐसा माहौल रखा
कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं दहशत हुई। इसके पीछे क्या वजह रही? इसके गोकशी का उन्होंने हमेशा मुद्दा उठाया लोनी में। वही जो कट्टरवादी टाइप का जो बीजेपी का फेस होता है, उस तरह का रहा है उनका। 5 साल तक कट्टरवादी छवि बना के रखी अपनी। मीट की दुकानें बंद करा दी, कई लोगों पे मुकदमे दर्ज कराए गए गलत रूप से करने पे, दुकान चलाने पे। तो ये मुस्लिमों में जो है आज तारीख में डर है उनके खिलाफ कि भाई यदि दोबारा आते हैं। लेकिन दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने मुझे बताया कि यहाँ 3 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ 1.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं। नहीं, इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है? 5 लाख है इस सीट पे, लगभग 2.5-3 लाख वोटर मुस्लिम है इस सीट पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जाट गुजर इस सीट पे ज्यादा नहीं है, 22 हजार जाट है। हाँ, कमी है। हाँ, तो इसमें दूसरा, ब्राह्मण वोट काफी है यहाँ पे। ब्राह्मण वोट शहरी क्षेत्र में। अच्छा, शहरी क्षेत्र में जी। और बाकी यहाँ बसपा व कांग्रेस वगैरह के कैंडिडेट? कांग्रेस ने यामीन मलिक को उतारा है और आपने सचिन कुमार को उतारा है, और बसपा ने भी एक मोहम्मदन प्रत्याशी उतारा है। ये सब नए चेहरे हैं। नए चेहरों पे वोटर भाका दाव नहीं चलेगा, उसमें कम मुसलमानों के वोट तो बटेंगे थोड़े बहुत, नहीं इनमें? नहीं, इसमें ज्यादा बटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके दिमाग में नंदकिशोर गुर्जर का पूरा कार्यकाल रहा 5 साल का। वो तो चाहेंगे कि वो उसे किसी तरह हराने वाले कैंडिडेट को वो मदन भैया बाहुबली टाइप को दे। क्योंकि मदन भैया 4 बार विधायक रहे हैं इस सीट से, तो उन्होंने उनका भी कार्यकाल देखा हुआ है। तो मुस्लिम नंदकिशोर से बचने के लिए मदन भैया की तरफ जाएगा। अब बचती है मुरादनगर सीट, जहां से अजीत पाल त्यागी विधायक हैं। अजीत पाल त्यागी वर्तमान विधायक हैं। ये जो है राजपाल त्यागी के बेटे हैं। 4 बार राजपाल त्यागी विधायक रहे हैं और ये 2017 में विधायक बने। इस बार मोदी ने इसमें मुरादनगर सीट में थोड़ा सा विरोध भी रहा कुछ लोगों का। चाहते नहीं थे कि भाई अजीत पाल त्यागी आए, इसीलिए अमरीश पाल त्यागी जो केसी त्यागी के बेटे हैं उनको ज्वाइन कराई। उनका नाम भी था आखिर तक, लेकिन लास्ट टाइम पे कट गया उनका नाम। तो अजीत पाल त्यागी को ही रिपीट किया है बीजेपी ने। तो बाकी कैंडिडेट? बीजेपी की ये मजबूत सीट रही है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है इसमें यहाँ पे कविनगर, गाजियाबाद, कविनगर, गोविंदपुरम, राजनगर, शास्त्रनगर, ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां जो हैं ये शहरी क्षेत्र की मुरादनगर में आती हैं। तो ये बीजेपी का गढ़ है शहरी क्षेत्र का। लेकिन मुरादनगर देहात में जाट, मुस्लिम और हरिजन ये काफी हैं। इस बार गठबंधन से है पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी। अच्छा। मुन्नी शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 3 बार में विधायक रहे हैं कांग्रेस से और सपा से। इस बार मुन्नी को इसलिए उतारा गया है, हालांकि सपा नेता है, लेकिन रालोद से सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुन्नी का उतारने का ये वजह रही है क्योंकि शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ब्राह्मण वोटों में अच्छी पैठ है इनकी और बहुत बढ़िया छवि है, शानदार छवि है, विवादित नहीं रहे हैं। इस वजह से उन्हें उतारा है। कांग्रेस ने उतारा है या विजेंद्र यादव को। विजेंद्र यादव जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि इस यादवों की ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन उनकी अपनी छवि है, व्यक्तिगत संबंध काफी हैं। और कांग्रेस के रह गए शायद। हाँ, बसपा से अयूब खान है और आपसे महेश त्यागी हैं। ये दोनों नए चेहरे हैं। विजेंद्र यादव थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वो काफी दिनों से सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ फाइट जो है गठबंधन और भाजपा के बीच में रहनी है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पिक्चर सभी सीटों की खींच दी है दीपक। और आपने कई इंटरेस्टिंग इशू भी इसमें उठाए हैं। मोदी नगर में आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और कुछ जगह जो टिकटों को लेकर, जैसे मोदी नगर में पंडित सुदेश के टिकट को लेकर जो आपने एक बात बताई, जयंत उनसे नाराज थे, ये मुझे भी नहीं पता था, ये बिल्कुल नई जानकारी आपने दी और बहुत बढ़िया एनालिसिस आपने किया। और आगे भी गाजियाबाद की जो बाकी सीटें हैं उन पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर आपसे वीडियो बनाएंगे इस पे, और कुछ भी नया डेवलपमेंट होगा तो आपसे जरूर चर्चा करेंगे। और आपसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मेरे सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना
बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।